जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्मप्रभा और सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, सुविधिनाथ जिन्हें कहा जाता है, और शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी। नेमिनाथ या अरिष्टनेमी दोनों एक ही नाम है, या नेमिनाथ कहा जाता है या अरिष्टनेमी। और 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम हैं ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैव धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण सम्मेत शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेहता वैशाली की लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अणोजा, जिसे प्रियदर्शना नाम भी दिया गया है, नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इसका विवाह जमाली के साथ हुआ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे कैवलीन अहर्त योग्य यानी कि अहर्त मतलब योग्य, जिन मतलब विजेता तथा निग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने किया था। विभिन्न स्रोत नंदवच्छ या किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मखल्लीपुत्र गौसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय यह है कि गौसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गौसाल द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें ही परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी।
जो है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया है। ये पंच अणुव्रत हैं: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, असत्याणुव्रत व्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मावादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह: ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है बैल, अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का अश्व और पद्म प्रभ का है कमल। सुपार्श्वनाथ का है साथिया यानी कि स्वास्तिक। ऋषभ यानी कि बैल, अजीत जिसको मतलब जीत के हिसाब से हम हाथी मानेंगे, और संभव मतलब घोड़े के लिए, अश्व के लिए सब संभव है, और पद्म प्रभ कमल, फूल गिराते हैं जब कोई पद रखता है तो, और सुपार्श्वनाथ साथिया यानी कि स्वास्तिक और मल्लीनाथ है कलश। नमीनाथ है नील कमल, न से नमीनाथ और नील कमल। नेमीनाथ है शंख। पार्श्वनाथ है सर्प और महावीर स्वामी का प्रतीक है सिंह। इसे एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा किसी भी ट्रिक के थ्रू। आगे देखते हैं। और अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां कषाय हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे गए। इनके नाम हैं इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई। सुचिदत्त, आर्यव्यक्त, सुधर्मा, मडिक, मौर्यपुत्र, अंकपिक, अचल, मैतार्य तथा प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। सुधर्मा के बाद जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया और ये संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी स से स्थूल और श्वेतांबर कहलाए। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है।
प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन धर्म सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवर्धिगण या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये हैं आयारंग सूत्र, आचारंग सूत्र, सुयगदंग सूत्र, कृतांग और थाणंग, स्थानांग, समवायंग, समवायांग, भगवई, वियाहपन्नति, भगवती, व्याख्या प्रज्ञप्ति। और यहाँ पे अगला है णयाधम्म कहाओ, जिसे कि कहते हैं ज्ञात्र धर्म कथा। उवास गद साओ, उपासक दशा। अंत गद साओ, अंतक दर्शा। और अणुत्त रोव वायद साओ, अनुत्तर उपपातिक दशा। पढ़ावा गरनाई, प्रश्न व्याकरण। विवाग सुयम, विवाका सुत। दिठेवाय यानी दृष्टि, वाद। 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ हैं। 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ हैं। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग हैं। ओववाई यानी कि औपपातिक, राय पसेड़ इज यानी कि राजप्रश्नीय, जीवाभिगम और पर्णवणा यानी कि प्रज्ञापना और सूर्य पर्णति यानी कि सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बू द्वीपापणति यानी जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, चंद पर्णति यानी कि चंद्र प्रज्ञप्ति, निश्यावली और कप्पावदंत सियाओ, कल्पावंत सिका, पुपहियाओ यानी कि पुष्पिका और पुपहचुलियाओ यानी पुष्प चुलिका और वर्णिदसाओ यानी कि वृषण दशा। 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं और ये हैं चौसरण, चतःसरण और हम सीधा हिंदी वाले शब्द पढ़ते हैं इसके। चतसरण और आतुर प्रत्याख्यान और भक्ति परिज्ञा और संस्तारक, चंदुल वैचारिक, चंद्र वैद्यक, देवेंद्र स्तव, गणि विद्या, महाप्रत्याख्यान और वीर स्तव। छेद सूत्र की संख्या 6 है। इनमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। छेद सूत्रों की संख्या 6 है। इनमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 छेद सूत्र हैं। पहला आयार, हिंदी में देखते हैं आचार दरंग, वृहत कल्प, व्यवहार, निशित, महानिशित, जीत कल्प। मूल सूत्र की संख्या यहाँ पे 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं। 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, आवश्यक और पिंडा निर्युक्ति। 2 चूलिका सूत्र हैं जिसे कहते हैं नंदी सूत्र और
अनुयोग द्वार सूत्र, जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपर्युक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। अन्य जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। तो पहले यहाँ पे जैन ग्रंथ दिए हुए हैं, फिर रचनाकार दिए हुए हैं। कल्पसूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु, स्याद वाद मंजरी के हैं मल्ली सेन, न्यायावतार के हैं सिद्धसेन दिवाकर, न्याय दीपिका के हैं धर्मभूषण और पंचविंशतिका के हैं पद्म नंदी। एक बार फिर से कल्पसूत्र के भद्रबाहु, स्याद वाद मंजरी के मल्ली सेन, न्यायावतार के हैं सिद्धसेन दिवाकर, न्याय दीपिका के हैं धर्मभूषण, पंचविंशतिका के हैं पद्मनंदी, परिशिष्ट पर्वन के हैं हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह के हैं नेमीचंद्र, तत्वार्थ सूत्र के हैं उमा स्वामी, श्लोक वार्तिक के हैं विद्यानंद स्वामी, प्रवचन सार के हैं कुंद कुंद। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली यानी कि गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर। श्वेतांबर इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। इस संप्रदाय के लोग यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता है। श्वेतांबर इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर मतानुसार स्वामी अविवाहित थे। महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे और दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। छठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व प्राचीन भारत में 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 षोडश महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम हैं कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्सक या अस्मक तथा गांधार। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय में भी और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इनमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। इसमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम हैं अंग, बंग, मलय, अक्ष, वक्ष यानी कि वत्स, मगह यानी कि मगध, मालव, कोच्छ, लाड़, मोली यानी कि मल्ल, कौशल, काशी
पाड़ संभुत्तर यानी कि सुमहोत्तर, आवाह और बज्जी, इसका मतलब वज्जी, बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये हैं चंपा, राजगिरी, बनारस, साकेत, कौशाम्बी, श्रावस्ती। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। यहाँ पे महाजनपद हैं, आधुनिक स्थल और क्षेत्र हैं और उनकी राजधानियाँ हैं। कुरु आधुनिक समय में मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर है और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और ये मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर का क्षेत्र है। पांचाल इसकी राजधानी थी अहिछत्र या काम्पिल्य। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि जिले इसके क्षेत्र हैं। शूरसेन इसकी राजधानी है मथुरा और इसका आधुनिक क्षेत्र है ब्रज मंडल का क्षेत्र। वत्स जो कि राजधानी है कौशाम्बी, प्रयागराज और कौशाम्बी का क्षेत्र है। कौशल इसकी राजधानी है साकेत तथा श्रावस्ती, ये अवध का क्षेत्र है अयोध्या मंडल में। मल्ल, कुशीनारा और पावा इसकी राजधानी है। राजधानी थी कुशीनगर, देवरिया आदि जिलों के आसपास के क्षेत्र मल्ल क्षेत्र में आते हैं। काशी की राजधानी है वाराणसी और वाराणसी के समीपवर्ती क्षेत्र जो वर्तमान में हैं। अंग की राजधानी है चंपा, भागलपुर और मुंगेर के वर्तमान के क्षेत्र। मगध इसकी राजधानी है गिरि, ब्रज अथवा राजगृह। वर्तमान के क्षेत्र हैं पटना, नालंदा, गया आदि जिले। बज्जी इसकी राजधानी है वैशाली, दरभंगा आदि जिले बिहार के तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र वर्तमान क्षेत्र है इसका बज्जी का। चेदी इसकी राजधानी है सोतिथवती और करंट के क्षेत्र हैं बुंदेलखंड क्षेत्र का पूर्वी भाग एवं निकटवर्ती क्षेत्र चेदी का। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और ये करंट में आता है जयपुर, अलवर और भरतपुर में। अश्मक की राजधानी है पोटन या पोटली और इसके वर्तमान क्षेत्र हैं नर्मदा नदी, गोदावरी नदी घाटी का मध्य का क्षेत्र। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी के घाटी का मध्य का क्षेत्र। अवंती इसकी राजधानी थी उज्जैनी या माहिष्मती और ये है पश्चिमी तथा मध्य मालवा का क्षेत्र। गांधार इसकी राजधानी है तक्षशिला, पाकिस्तान का पश्चिमी भाग तथा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग करंट के क्षेत्र हैं। कंबोज इसकी राजधानी है राजपुर या हाटक, जम्मू एवं कश्मीर का कुछ क्षेत्र एवं हजारा जिला पाकिस्तान इसका करंट का क्षेत्र है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंघ था जिसने गिरिव्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जरासंघ की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंतोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केसपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिय, पावा और कुशीनारा के मल्ल और पिपलीवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। महाकाव्य काल में कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी।
कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के दो भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया आदि जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके दो भाग थे, एक की राजधानी पावा फाजिल नगर और उस्मानपुर थी और दूसरे की कुशीनारा कस्या थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी शौथितवती थी। इसकी पहचान महाभारत में शुक्तिमती से की जाती है। महाकाव्य काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। प्रयागराज एवं कौशाम्बी जिलों के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचछू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवासवदत्तम में वर्णित किया है। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के समीपवर्ती भूभागों में स्थित था। महाकाव्य कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड क्षेत्र के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि के जिलों से मिलकर बनता था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराटनगर की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। अश्मक महाजनपद नर्मदा तथा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र के मध्य स्थित था। महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग थे, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रघोत था। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रगोध के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रगोध के पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से प्रघोत जो है वो बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में दो जनपद थे और ये जनपद थे गांधार और कंबोज। गांधार महाजनपद वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये महाजनपद हैं काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन तथा चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के भग्ग,
अलकप्प के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कौलिय और कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ये बुद्ध घोष की टीका है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना यानी कि छलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित किया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत अथवा उसके कुछ ग्राम प्राप्त हो गए। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दिया। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो गई। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुणिक यानी कि अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व मगध का शासक हुआ। इसने अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गए, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इस संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों स्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया। बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक
शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ण से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण में उसे महापद्म जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित यानी नाई पिता और वैश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नव नंद कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम हैं उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक और 10 सिद्धक, कैवर्त और धनानंद। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासन। वंश का नाम, राजा का नाम और शासनकाल। हर्यक वंश राजा का नाम है बिंबिसार और ये 544 से 492 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद अजातशत्रु 492 से 460 तक और अजातशत्रु और उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी ये हैं 460 से 412 ईसा पूर्व तक। तो पूरा हर्यक वंश 544 से यानी बिंबिसार से लेकर उसके उत्तराधिकारी तक 412 ईस्वी तक चला है। अगला आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश भी 412 से 344 ईसा पूर्व तक चला है। शिशुनाग पहले थे 412 से 394 तक और काकवर्ण यानी कि कालाशोक 394 से 366 ईसा पूर्व तक और काकवर्ण के 10 पुत्र 366 से 344 ईसा पूर्व तक। फिर अगला आता है नंदवंश। ये 344 से 321 ईसा पूर्व तक चला। तो पहले थे महापद्मनंद यानी कि उग्रसेन से और तथा उसके 8 पुत्रों का शासन। तो 344 से 321 ईसा पूर्व तक शासन चला। महापद्मनंद को कली का अंश सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वो है इक्ष्वाकु, कलिंग, अश्मक, पांचाल, काशेय, हेहेय, कुरु, मैथिल, सुरसेन, वितिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु में 24 राजा, कलिंग में 32 राजा और अश्मक में 25 राजा, पांचाल में 27 राजा, काशी में 24 राजा और हय में 28 राजा, कुरु में 36 राजा, मैथिल में 28 राजा और आगे है सुरसेन में 23 राजा और वितिहोत्र में 20 राजा ने शासन किया। खारवेल के हाथे गुम्फा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज उग्रसेन का पुत्र कहा है। जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। तमिल और सिंघली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रशाला उसका सेनापति था। धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। घनानंद के जैन अमात्य शकटाल तथा शूद्र स्थूलभद्र थे। घनानंद के जैन अमात्य शकटाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं के शासनकाल, राजा का नाम और शासनकाल वर्ष में। शिशुनाग 40 वर्ष, काकवर्ण 26 वर्ष, क्षेम धर्मन 36 वर्ष और क्षेमजित अथवा छत्रोजस 24 वर्ष, बिंबिसार 28 वर्ष, अजातशत्रु 25 वर्ष,
दर्शक 35 वर्ष 35 वर्ष, उदयीन 33 वर्ष, नंदीवर्धन 40 वर्ष, महानंदिन 43 वर्ष, महापदन तथा उसके 8 पुत्र 100, कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष। मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। तो ये नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। विशाखा दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी थी उसमें चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल तथा कुलहीन भी कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखा दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहली है देवी चंद्रगुप्तम तथा दूसरी है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। अप्राप्य क्षेमेंद्र कृति वृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सारित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्टा पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विज सर्भ यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्ति की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग जो है मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। कहा है यूनानी लेखकों ने। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ में उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा।
प्लिनी के अनुसार मौर्य राजदरबार में मिस्र के राजा टालेमी द्वारा फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी और ये 3 वस्तुएं थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर से सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भेजीं। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी कि उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। सहिष्णुता, उदारता, करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनामप्रिय या देवनामप्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनामप्रिय की उपाधि धारण करता था। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और आगे है, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कि कारवां के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राओं को रोक दिया और उनके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख में ये चीज़ मेंशन है, संबोधित बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुमिनदेई गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है कि ये पहले लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु, फिर बोधगया, सारनाथ, फिर कुशीनगर और फिर श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोधगया की यात्रा की, 10 वर्ष के बाद बोधगया की यात्रा की और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिलास्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान हैं शाहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा और तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, 5वां धौली, 6वां जौगढ़ और इरागुडी तथा 8वां सौपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।
दो अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी है। तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है। तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है और शरेकुना नामक स्थान से यूनानी और आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा में लिखा अभिलेख मिला है और लंघमान नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वावाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। डॉक्टर भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पीपर हवा, सोह गौरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं यानी कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन प्रिंसेप और नोरिस लेसेन कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मास्की, नेत्तूर और उडे गोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। मास्की, नेत्तूर और उडे गोलम लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। और आगे है भाब्रू यानी कि बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध है के संदर्भ में लेख इस प्रकार है: यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता है। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस सेकंड और थियोस सीरिया का शासक था। तुर्मय या तुर्माय जो है ये टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। ये अंतकिनी एंटिगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग जो कि साइरिन का शासक था। अलेक्जेंडर एपाइरिस या एपीरस का राजा था।
गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृतिक भाषा में हुई है। सोहगोरा और महास्थान अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में हैं। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे। पहला धर्मस्थयी और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थयी दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गुण पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। पहला संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले, और संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। मैगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर, मैगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका, और उसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, 6वां निरीक्षक और 7वां मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम उल्लिखित हैं। प्रांत और राजधानियाँ। तो पहला है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंतीरठ उज्जैनी राजधानी थी। कलिंग की तोसली थी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी। प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी। भाग या बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। भाग या बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1 भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों को देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासन था। उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी इस प्रकार थे: पणयाध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष या सूनाध्यक्ष, बूचड़खाने का अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षक, सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, आकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, छापेखाने का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय फॉलन क्षत्रियास का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है।
इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। और आगे है, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची के स्तूप की खोज हेनरी टेलर तथा भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई और अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक क्षत्रप रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। मौर्योत्तर काल रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ था। रुद्रदामन का जो 130 से 150 ईस्वी तक के हैं का जूनागढ़ अभिलेख इनसे संबंधित है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण, ब्राह्मी लिपि में ये लिखा हुआ है उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो इसे याद रखेंगे कि ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। तो मेन उद्देश्य इसका ये था कि सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। कोजुल कडफिसिस लगभग 45 से 85 ईस्वी ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों पर धर्मथिदस तथा धर्मथित धर्म में स्थित उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम विम कडफिसिस के काल में ही भारत में कोषाण सत्ता स्थापित हुई थी। सर्वप्रथम विम कडफिसिस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। विम कडफिसिस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए। शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलती है। इसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन राजाओं ने कराया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। कुषाण शासकों में विम कडफिसिस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। योधेयों का प्रमाण पुराण और अष्टाध्यायी और वृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है।
कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क के रबतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख मिलता है। ये हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा। कनिष्क के रबतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम मिलते हैं, जिनमें है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इनकी प्रारंभिक तिथि 135 से 57 यानी कि 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ 78 ईसा प्राप्त होता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। चैत्र जो है वो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। सौंदरानंद, बुद्धचरित तथा सारीपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अश्वघोष की सौंदरानंद, बुद्धचरित तथा सारीपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी की थी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे तथा इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थीं। इस वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान तथा एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थीं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी तथा अरिकामेडु में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति का साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहली थी गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। तो इसे याद रखेंगे, कुषाण शासक कनिष्क के काल में ही कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक थी गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा शैली। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली थी गांधार शैली। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। तो एक बार आप इसे देख लेंगे। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। तो ये गांधार कला में हमेशा सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। भारत में बाहरी आक्रमणों के कालों का सही कालानुक्रम है। पहले यूनानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के साथ, फिर शक, फिर कुषाण। शक जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, फिर कुषाण पहली
शताब्दी ईसा पूर्व में, और इस तरीके से होता है। पहले आए हैं यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। ईरानी शासक डैरियस प्रथम 522 से 486 ईस्वी ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डैरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। मिनांडर तथा उसके पुत्र स्ट्रैटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। स्ट्रैटो सेकंड ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। महर्षि पाणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। शुंग वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राजदरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूमि अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कर्णव या कर्णवायन नाम से जाना जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिमुक या क्षिप्रक दिया गया है, जिसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया। पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 30 राजाओं की मिलती है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जाति कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चार वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संस्कार वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को उसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को उसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख संबंधित है गौतमी बलश्री से, और उसी में उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कहा है अद्वितीय ब्राह्मण, यानी कि एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा है, तथा खतीय दप मनमदा अर्थात क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा गया है। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। यहाँ पे माताओं का नाम पहले है, तो यहाँ पे देखेंगे इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कलिंग का चेदीवंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा यानी कि ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की
दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राजाओं चोल, चेर और पांड्यों को पराजित किया था। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली है। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराजा श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक के शासन के बारे में सूचना देता है। यानी कि प्रयागराज और इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। यानी कि हरिशेन ने इसमें संस्कृत भाषा में उनकी प्रशंसा वर्णन की है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं और वे हैं संधि विग्रहिक, खाद्य टपाकिक, कुमारामात्य तथा महादंड नायक। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद यानी कि वर्तमान नाम प्रयागराज में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश हैं तथा बिरबल का भी उल्लेख है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी तक का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। सांची और वाकाटक अभिलेखों से इसका प्रमाण मिलता है। इसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। देवराज, देवश्री और देवगुप्त याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अन्य नाम हैं। मेहरौली लेख के अनुसार चंद्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लोह स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप हैं। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है।
इसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रुपयक यानी कि रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और इनके नवरत्न प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे और तीसरे खगोल विज्ञानी थे वराह मिहिर। तो इन्हें याद रखेंगे, चिकित्सक थे धन्वंतरी और खगोल विज्ञानी थे वराह मिहिर, और चौथे कोशकार थे अमर सिंह, और पांचवें वास्तुकार थे शंकु, और छठवें रत्नफलित ज्योतिषी थे छपड़क, और इसी प्रकार सातवें विद्वान व्याकरण थे वर रुचि, और आठवें थे जादूगर मैजिशियन बैताल भट्ट, और नौवे थे घटक पर महान कूटनीतिज्ञ थे। कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, कुमार गुप्त प्रथम जिन्हें महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था। इसके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या लगभग 18 है। यानी कि कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य के समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या लगभग 18 है। बिलसड अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बिलसड अभिलेख में बांग्लादेश के 3 स्थानों से कुमार गुप्त कालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ये हैं धनदेह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और बेग्राम ताम्रपत्र। कुमार गुप्त की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। मुद्राओं पर उसकी उपलब्धियां महेंद्रादित्य, हिम, श्री महेंद्र और महेंद्र सिंह और अश्वमेघ महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलती हैं। स्कंदगुप्त क्रमादित्य अगला है। कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त क्रमादित्य लगभग 455 से 467 ईस्वी तक के स्वर्ण सिक्कों के मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर यानी कि पीछे पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि क्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। ईसा की तीसरी सदी से जब हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। तोरमाण भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। मिहिर कुल हुण शासक तोरमाण का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य ने लगभग 528 ईस्वी या कुछ स्रोतों के अनुसार 495 ईस्वी में तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार और साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ यानी कि भड़ौच था जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था।
ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणी व्यापारियों के लिए श्रेणियों को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थीं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ताम्रलिप्ति, भृगु-कक्ष, अरिकामेडु और कावेरीपट्टनम, मुजिरिस प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेरिकम। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की जिसका भाग लीलावती है। भास्कराचार्य ने ये प्रख्यात खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की जिसका एक भाग लीलावती भी है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। इन ग्रंथों में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 5वीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या यानी कि साइन, कोज्या यानी कि कोसाइन और उत्क्रम ज्या यानी कि इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। ये हैं गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहनन और वीणावादन प्रकार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एडन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एडन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे होड़ आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा आदि। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया था या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर वेनसौन के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भहार, सोनपुर, सौहगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की 3 गुफाएं 16वीं, 17वीं और 19वीं गुप्तकालीन मानी जाती हैं। इनमें 16वीं और 17वीं गुफाएं विहार तथा 19वीं गुफा चैत्य है। 16वीं और 17वीं विहार है और 19वीं गुफा चैत्य है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त काल में जो लोग राज्य की भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। और आगे है जो सामान्य षष्ठांश तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग
अथवा भाग कर कहा गया है। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बीदक बीदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम या उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। शूद्र कृत मृच्छ कटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी देवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां उसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतु बंध नामक ग्रंथ की रचना की। प्रवरसेन द्वितीय ने महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबंध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसीलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति तत्व चिंतामणि से हुआ एवं इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के न्यायिक वासुदेव सार्वभौम, दिधीतिकार रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश एवं गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध हैं। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब है जब तक जीवित रहें, सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत्य न्याय सूत्र है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। मीमांसा के प्रखर एवं उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म और दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की,
पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। यानी कि वेद उत्तर पूर्व मीमांसा में वेद के कर्मकांड भाग को और पूर्व मीमांसा में कर्मकांड भाग को और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। मीमांसा और वेदांत न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी तथा बादरायण थे। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उप संप्रदाय एवं इसके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत और माध्वाचार्य का द्वैतावाद। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, अन्य 2 सूर्यवंश एवं अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारन ने प्रतिष्ठानपुर वर्तमान झूसी जो कि प्रयागराज में है में राजधानी की स्थापना की थी। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में हुआ है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक के विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। उसने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाई। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। मौखरी गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा और ग्रह वर्मा थे। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कलहर कृति राजतरंगिणी में भी मिलती है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एक राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरण की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। अन्य धर्मों में महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमिकों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे।
हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्याम भी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं हेनसांग के विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन की है। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन चीन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। इसने भीनमाल की यात्रा की थी। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्रव्य परीक्षाएं ली जाती थीं। उनके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। हेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था तथा इसी के राज्य का नागरिक था। 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया और महोदयाश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। याद रखिएगा, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और ये केवल किस लिए हुआ था? कन्नौज पर शासन करने के लिए। इस संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। याद रखिएगा, इसमें गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी, जब यह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। प्राचीन काल में चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिन तू तथा थियान तू नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है: श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में, द्वारका गुजरात पश्चिम में, पुरी उड़ीसा पूर्व में तथा ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं।